आज के इस गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो शुरू में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन अगर इसको सही से समझा जाए तो ये किसी डिजिटल सुपर पावर से कम नहीं है। आज हमारे पास जो सोर्सेज है, जैसे कि डॉक्टर क्रूकोव, डॉक्टर स्क्वायर और फिलिप अधू के वीडियो ट्यूटोरियल्स। हाँ, और उसके साथ ही ल्यूमेवेरो का प्रोमो मटेरियल और एक बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च ब्लॉग भी है। बिल्कुल। और इन सब का एक ही मेन मिशन है, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, यानी गुणात्मक डेटा विश्लेषण और इन विवो सॉफ्टवेयर के रहस्य को सुलझाना। ठीक है, आइए इसको अनपैक करते हैं। जो लोग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा देखकर घबरा जाते हैं, जैसे इंटरव्यूज, सर्वे या सोशल मीडिया पोस्ट्स, उनके लिए आज की ये चर्चा बहुत काम आने वाली है। सही कहा, क्योंकि देखिए ज्ञान सिर्फ डेटा इकट्ठा करने में नहीं है। असल ज्ञान तो उस बिखरे हुए डेटा के अंदर पैटर्न ढूंढने में है। और आज हम यही समझेंगे कि ये कैसे होता है। वैसे एक बात शुरू में ही क्लियर कर देना जरूरी है कि इस चर्चा में कोई भी पॉलिटिकल या पक्षपात वाली बात नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल। हम सिर्फ और सिर्फ अपने सोर्स मटेरियल के तथ्यों पर बात करेंगे, कोई बायस नहीं होगा। ये बहुत जरूरी नियम है। तो अगर हम इस कहानी की शुरुआत करें तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि मॉडर्न रिसर्चर्स को इन विवो जैसी चीज की जरूरत ही क्यों पड़ी। मतलब कल्पना कीजिए कि एक कमरे में 100 लोगों के इंटरव्यू के कागज बिखरे पड़े हैं और आप अलग अलग रंग के हाइलाइटर्स लेकर उनमें मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितना डरावना है। तो ये तो एक नाइटमेयर जैसा है। और ब्लॉक सोर्स इसी बात पर जोर देता है कि आज का डेटा ना सिर्फ टेक्स्ट नहीं रहा। आजकल डेटा में ऑडियो है, वीडियो है, सोशल मीडिया की पोस्ट्स हैं। हाँ, इतना सारा मल्टीमीडिया डेटा। और अगर कोई इसको मैन्युअली मतलब हाथ से एनालाइज करने बैठ जाए तो ह्यूमन एरर यानी गलती होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। थकान की वजह से चीजें छूट सकती हैं। सही बात है। तो इन विवो वहां एक डिजिटल दिमाग की तरह काम करता है। और जो ल्यूमीवेरो का प्रोमो मटेरियल है उसके मुताबिक ये सॉफ्टवेयर अकेले काम नहीं करता। इसका सबसे बड़ा फायदा इसका इंटीग्रेशन है। बिल्कुल, जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और सर्वे मंकी के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाता है। हाँ, मतलब अगर कोई सर्वे के ओपन एंडेड जवाब हैं तो उनको फॉर्मेट करने की टेंशन नहीं, वो सीधे सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। और ऑडियो वीडियो की बात करें तो इसमें क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेशन और ऑटोमेटेड ट्रांसक्रिप्शन भी है। ये ट्रांसक्रिप्शन वाला फीचर बहुत कमाल का है। ऑडियो फाइल डाली और वो उसको टेक्स्ट में बदल देता है। और सबसे खास बात कि वो टेक्स्ट को ऑडियो के टाइम स्टैम्प के साथ सिंक कर देता है। अच्छा, वाह। यानी अगर पढ़ते वक्त किसी पार्टिसिपेंट का इमोशन समझना हो तो बस क्लिक किया और सुन लिया कि उसने वो बात गुस्से में कही थी या उदासी में। एकदम सही। लेकिन इस सब में एक सवाल उठता है। क्या? सॉफ्टवेयर तो चलो ठीक है, बहुत पावरफुल है, लेकिन क्या हम सीधे अपना सारा कचरा डेटा इसमें डाल सकते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। डेटा साइंस में कहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। बिल्कुल। और फिलिप एडू के सोर्स में इसका बहुत अच्छा जवाब दिया गया है। उन्होंने बताया है कि नहीं, आप सीधे डेटा नहीं डाल सकते। सबसे पहले डेटा को क्लीन करना होता है। क्लीन करना मतलब स्पेलिंग या ग्रामर ठीक करना? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा। सबसे जरूरी है ट्रांसक्रिप्ट से पीआईआई हटाना। पीआई मतलब पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। हाँ, किसी का असली नाम, उसकी जगह या ऐसी कोई भी जानकारी जिससे उसकी पहचान हो सके, उसको हटाना पड़ता है। पार्टिसिपेंट्स को आईडी दी जाती है, जैसे P1, P2। ओ समझ गई, ताकि उनकी प्राइवेसी बनी रहे। सही बात है। और जो डेमोग्राफिक्स का डेटा होता है, जैसे एज, इनकम, उसको एक अलग एक्सेल शीट में रखा जा सकता है। ठीक है, डेटा क्लीन हो गया और इंपोर्ट हो गया। अब अगर कोई पहली बार इन विवो खोलता है तो उसका लेआउट देख के थोड़ा घबरा सकता है, लेकिन डॉक्टर क्रिव्यूको ने इसको बहुत अच्छे से समझाया है ना। हाँ, उन्होंने इसको 3 मेन हिस्सों में बांटा है। बाईं तरफ नेविगेशन व्यू होता है, बीच में लिस्ट व्यू और दाएं तरफ डिटेल व्यू। ये समझने के बाद चीजें आसान हो जाती हैं। यहाँ आकर बात वाकई बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर कृष्णा ने कुछ गोल्डन रूल्स भी बताए हैं नए यूजर्स के लिए। जैसे उनका एक रूल है कि इस सॉफ्टवेयर में किसी भी काम को करने के कम से कम 2 तरीके होते हैं। और सबसे मजेदार रूल ये है कि अगर आप कभी खो जाएं, मतलब इतने सारे बटन्स देख के समझ ना आए क्या करना है, तो बस उस चीज पर राइट क्लिक करें। ये राइट क्लिक वाला रूम तो सच में लाइफ सेवर है।
मेन्यू में भटकने से अच्छा है वहीं राइट क्लिक करके ऑप्शंस देख लो। बिल्कुल। अब हमारा डेटा वर्कशॉप में आ गया है और लेआउट भी समझ आ गया। तो चलिए अब उस असली जादू की तरफ बढ़ते हैं जिसको हम कोडिंग कहते हैं। अब ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाली कोडिंग तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो टेक्स्ट में मतलब ढूंढने का काम है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो यह है कि फिलिप आओ ने इस पूरी प्रोसेस को कंटेनर के कॉन्सेप्ट से समझाया है। कंटेनर्स, हाँ, मतलब डिब्बे। हाँ, मान लीजिए आपके पास कुछ रिसर्च क्वेश्चंस है जिनको हम RQ1, RQ2 कहते हैं, तो हम उनके नाम से सॉफ्टवेयर में कंटेनर्स या कोड्स बनाते हैं। अच्छा, और इसमें एक ऑप्शन होता है ना, एग्रीगेट कोडिंग फ्रॉम चिल्ड्रन, वो कैसे काम करता है? ये बहुत पावरफुल टेक्निकल सेटिंग है। अगर एक मेन टॉपिक है और उसके नीचे छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं, तो इस ऑप्शन को टिक करने से उन सारे छोटे टॉपिक्स का डेटा खुद ब खुद उस मेन कंटेनर में एक जगह जुड़ जाता है। वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। मुझे इसको समझने के लिए एक लॉन्ड्री का एग्जाम्पल याद आ रहा है। लॉन्ड्री का कैसे? देखिए, दो अप्रोच होते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव। डिडक्टिव अप्रोच वो है जहां आपके पास पहले से तय टोकरियां होती हैं, जैसे शर्ट्स की टोकरी, पैंट्स की टोकरी। आप कपड़े उठाते हैं और सही टोकरी में डालते जाते हैं। हाँ, पहले से तय कोड्स होते हैं। में क्या होता है कि आप डेटा पढ़ रहे हैं और अचानक कोई अजीब सी चीज मिल गई, जैसे एक अजीब सा मोजा। उसके लिए कोई टोकरी नहीं थी, तो आप वहीं पर एक नई टोकरी बना देते हैं, मतलब नया कोड बना देते हैं। ये एनालॉजी वाकई बहुत बढ़िया है। इससे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। वैसे डॉक्टर क्रिस्टॉव के सोर्स में इन सब कामों को करने के लिए मैक और विंडोज का फर्क भी बताया गया है। ओह हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी असर पड़ता है। थोड़ा बहुत। जैसे विंडोज में ड्रैग एंड ड्रॉप करना बहुत आसान होता है। टेक्स्ट सेलेक्ट करो और सीधे कोड पर डाल दो। लेकिन मैक में कई बार राइट क्लिक करके ऑप्शंस चुनने पड़ते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वर्क फ्लो पर काफी असर डालती हैं। लेकिन एक और बहुत गहरी बात फिलिप एंड्रू ने कही थी, ब्रैकेटिंग के बारे में। हाँ, ब्रैकेटिंग। ये बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि रिसर्चर को अपने खुद के जो बायसेस या पूर्वाग्रह होते हैं उनको किनारे रखना चाहिए, ताकि डेटा अपनी कहानी खुद कह सकें। लेकिन एनवीवो इसमें कैसे मदद करता है? इसमें मेमोज का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगर रिसर्चर के दिमाग में कोई अपना विचार आ रहा है डेटा पढ़ते वक्त, तो वो उसको मेन टेक्स्ट में मिलाने के बजाय एक अलग मेमो में लिख सकता है। इससे डेटा और पर्सनल थॉट्स दोनों अलग अलग रहते हैं। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। तो चलिए, हमने डेटा इंपोर्ट कर लिया, उसका कोड भी कर लिया। मान लीजिए हमने एकेडमिक प्रेशर या फाइनेंशियल कंसर्न्स नाम के कंटेनर्स में बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर लिया। लेकिन अब एक दिक्कत है। क्या दिक्कत आई? हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन क्या कह रहा है? मतलब ये फाइनेंशियल कंसर्न किसी 20 साल के स्टूडेंट का है या किसी 40 साल के प्रोफेशनल का? इस कॉन्टेक्स्ट के बिना तो ये टेक्स्ट का ढेर ही लगेगा ना? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, और यहीं पर एट्रीब्यूट्स काम आते हैं। डॉक्टर स्क्वायर की एक केस स्टडी है जो इसको बहुत डिटेल में समझाती है। ओह, वो यूनिवर्सिटी के छात्रों में तनाव वाली केस स्टडी। हाँ, बिल्कुल वही। उसमें उन्होंने सिखाया है कि हम केसेस कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक पार्टिसिपेंट है डैनियल, उसकी उम्र 22 साल है, वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और उसकी इनकम $100 से $1500 के बीच है। अच्छा, तो हम डैनियल नाम का एक केस बनाते हैं और उसमें ये सारी डिटेल्स एज एट्रीब्यूट्स डाल देते हैं। एकदम सही। इससे सॉफ्टवेयर को पता चल जाता है कि जो बात कही गई है वो किस बैकग्राउंड के इंसान ने कही है। और इसी के बाद तो वो असल जादू होता है जिसको मैट्रिक्स कोडिंग क्वेरी कहते हैं। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। हाँ, ये वाकई कमाल का फीचर है। ये डेटा को क्रॉस चेक करता है। जैसे कि हम सॉफ्टवेयर से पूछ सकते हैं कि क्या 22 साल के छात्र सोशल रिलेशनशिप्स के कारण ज्यादा तनाव में हैं और 23 साल के छात्र एकेडमिक प्रेशर के कारण। ये क्रॉस कनेक्शन 1 सेकंड में सामने आ जाता है। बिल्कुल। और ये सब मैनुअली करना लगभग असंभव है। इसके अलावा डॉक्टर स्क्वायर ने एक और क्वेरी की बात की है, वर्ड फ्रीक्वेंसी क्वेरी। ओह हाँ, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले शब्दों को गिनती है। पर इसमें एक प्रॉब्लम होती है ना। बिल्कुल। जब लोग बात करते हैं तो लाइक द, या हिंदी में बोलें तो मतलब ऐसे शब्दों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सबसे ज्यादा बोले गए शब्द ढूंढेंगे तो यही सबसे ऊपर आएंगे। सही पकड़ा। और इसलिए सॉफ्टवेयर में स्टॉप वर्ड्स का फीचर होता है। इन फालतू शब्दों को हम स्टॉप वर्ड्स की लिस्ट में डाल लेते हैं तो सॉफ्टवेयर उनको इग्नोर कर देता है। ताकि जो असली
अर्थ वाले शब्द हैं जैसे स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी, एग्जाम्स, वो सामने आ सके। हाँ, और फिर इन शब्दों को हम हायरार्की चार्ट्स और सनबर्स्ट विजुअलाइजेशंस में देख सकते हैं। एक सुंदर से ग्राफिक में सारा पैटर्न दिख जाता है। डेटा चार्ट्स में बदल गया, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन किसी के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि इस पूरी मेहनत का असली दुनिया में क्या फायदा है? मतलब बाहर निकलकर इसका क्या इम्पैक्ट होता है? ये सवाल आना लाजमी है। हमारा जो रिसर्च ब्लॉग सोर्स है उसमें 2 बहुत ही सॉलिड केस स्टडीज दी गई हैं इस इम्पैक्ट को दिखाने के लिए। पहली पब्लिक हेल्थ के बारे में है। अच्छा, उसमें क्या था? महामारी या पेंडेमिक के दौरान हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बहुत सारे इंटरव्यूज लिए गए थे। एनवीवो का यूज करके जब इन इंटरव्यूज को एनालाइज किया गया तो वहां से रिसोर्स एलोकेशन और मेंटल हेल्थ सपोर्ट के पैटर्न्स निकल कर आए। और आपको पता है इसका क्या असर हुआ? क्या हुआ? लाइफ सेविंग रिसर्च है। और दूसरी केस स्टडी? दूसरी एजुकेशनल रिसर्च से जुड़ी है। जब ऑनलाइन लर्निंग का दौर शुरू हुआ तो छात्रों की एंगेजमेंट यानी उनकी भागीदारी को समझने के लिए डेटा एनालाइज किया गया, जिससे ऑनलाइन पढ़ाने के तरीकों में बहुत सुधार किया गया। ये सुनने के बाद मुझे डॉक्टर ग्रोज़िरोकोव की एक बात याद आ रही है। उन्होंने बहुत जोर देकर कहा था कि इस सॉफ्टवेयर में एक थीम और एक कोड के बीच में टेक्निकल रूप से कोई अंतर नहीं है। हाँ, बहुत सही पॉइंट है ये। थीम तो सिर्फ हमारा अपना मानसिक निर्माण है, एक कंस्ट्रक्ट है। टूल तो आखिर एक टूल ही है। जो असली दिमाग होता है वो तो रिसर्चर का ही होता है ना। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर तो सिर्फ पैटर्न दिखाता है, उस पैटर्न में मीनिंग तो इंसान ही ढूंढता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात साफ है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का जो अंबार है वो अब कोई डरावनी चीज नहीं है। हाँ, अगर सही टूल्स हों तो। बिल्कुल, एनवीवो जैसे टूल्स और सही कोडिंग स्ट्रैटेजी, चाहे वो इंडक्टिव हो या डिडक्टिव, इसके इस्तेमाल से हम ज्ञान के एक पिरामिड को आकार दे सकते हैं। ये सिर्फ एकेडमिक्स या प्रोफेसर्स के लिए नहीं है। ये इस शोर और हंगामे के बीच से एक इंसानी कहानी को बाहर निकालने का एक ज़बरदस्त तरीका है। ये इंसानी कहानी वाली बात बहुत गहरी है और इस एपिसोड का अंत में एक नए विचार के साथ करना चाहूंगा जो हमारे सोर्स मटेरियल से थोड़ा आगे की सोच है। जरूर बताइए। देखिए, फिलिप एडू ने कहा था कि गुणात्मक शोध यानी क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर खुद एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका अपना दिमाग और उसकी समझ ही असली टूल है। लेकिन आजकल जैसे जैसे सॉफ्टवेयर और एआई बहुत तेजी से बुद्धिमान होते जा रहे हैं, तो क्या भविष्य में हम डेटा के पीछे की जो एक मानवीय इंट्यूशन या एम्पैथी होती है उसको खो देंगे? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, क्या कोई मशीन कभी इंसानी अनुभव की गहराई को, उसके दुख या खुशी को पूरी तरह से कोड कर पाएगी, या हम बस एल्गोरिदम्स के हवाले हो जाएंगे? ये सच में एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न है। मशीन की समझ और इंसान की एम्पैथी के बीच का ये बैलेंस आगे कैसा होगा, इस पर ज़रूर चिंतन करना चाहिए। जो श्रोता इस फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है छोड़कर जाने के लिए। आज की इस रोचक चर्चा में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि इस डीप डाइव से आपको क्वालिटेटिव डेटा के उस घने जंगल में रास्ता बनाने का एक नया नज़रिया मिला होगा। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नए पैटर्न्स ढूंढते रहिए।